हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की यह वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं इस यूनिट में दी उसमें परिचय, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की पहचान व प्रकार उनकी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों हेतु संस्थाएं और राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय कार्यक्रम से संबंधित हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो हमारी परीक्षाओं में इस सीधे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं हम विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बारे में और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, विशेष रूप से जरूरतमंद बालकों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा। और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा विशेष विद्यालयों में। तो दोस्तों, विशेष रूप से जो जरूरतमंद बालक होते हैं उन बच्चों की शिक्षा के प्रबंध के लिए कैसा होना चाहिए, वह सामान्य दूसरे सामान्य बच्चों के साथ में होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए दोस्तों? यदि खुद को वह अन्य बच्चों से अलग समझेगा, अलग मानेगा, तो स्वयं में उसकी हीन भावना उत्पन्न होगी, जिसके कारण क्या होगा, वह अपने आप को कमज़ोर समझने लगेगा और वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। किंतु यदि वही बालक दूसरे सामान्य बच्चों के साथ में बैठकर अच्छे से पढ़ेगा तो वह बहुत कुछ सीख सकता है। इसलिए बात दोस्तों, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का जो प्रबंध है वह दूसरे सामान्य बच्चों के साथ में हमें करना चाहिए। दोस्तों, सरकार के द्वारा भी यह प्रयास बच्चों के लिए किया गया है। दोस्तों, एक समावेशी शिक्षा में यही बात कही गई है कि जितने भी जरूरतमंद बालक हैं उनके लिए सभी सामान्य बालकों के साथ में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी बिना लैंगिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या शारीरिक भेदभाव की निष्पक्षता के आधार पर एक साथ शिक्षा प्रदान करना चाहिए। इसलिए सरकार के द्वारा भी नए कदम उठाए जा रहे हैं और 2030 तक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप इनमें से क्या सही विकल्प चुनेंगे, यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा, प्रधान अध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बिठाने के लिए बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है दो मंदबुद्धि बच्चों को। यदि दोस्तों प्रधानाध्यापक के द्वारा हम जो मंदबुद्धि जो बच्चे हैं उनके चिन्हित किया है और उन्हीं कक्षा में बिठा देंगे तो उन पर क्या पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। दोस्तों, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। दोस्तों, यह सबसे सही और उचित जवाब है। यदि ऐसे विद्यार्थी जो दो मंदबुद्धि बालक हैं हमारी कक्षा में, हम क्या करेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने सिखाने के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग करेंगे। अर्थात ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की नई तकनीक हम स्वयं सीखेंगे। दोस्तों, यह इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। दो मंदबुद्धि बच्चों को बिठाने के लिए बोला गया है, तो हम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक खुद से आगे बढ़ेंगे और नई नई तकनीकों को सीखेंगे ताकि हम उन बच्चों को अच्छे से सिखा सके और सामान्य बच्चों के लय तक ला सके। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। दोस्तों, इस प्रश्न में हमको जानना है नेगेटिव पॉइंट। तो दोस्तों, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में पहला ऑप्शन है हमारा सहकर्मी संचार का विकास। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास छात्र का अभिप्रेरण विकास। और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो दोस्तों, हमें बाल विकास में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें उसमें देखना होता है नेगेटिव पॉइंट। तो दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, नहीं है। तो दोस्तों, चारों ऑब्जेक्टिव में हमें क्या दिख रहा है,
हास जो हमारा शब्द है वह एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। तो दोस्तों एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में जो निम्नलिखित में से लाभकारी नहीं होगा वह क्या होगा? खोज सक्रिय का अधिगम हास। यदि खोज सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता तो यह हमारे लिए बिल्कुल सही उत्तर होता, किंतु यहाँ पे हास बोल दिया है अर्थात करेंगे तो इससे क्या होगा? यह उत्तर नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा खोज सक्रिय अधिगम का हास। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम में होता है दोस्तों सहकर्मी संचार का विकास होता है, छात्र शिक्षक के बीच संबंध का निर्माण होता है और छात्र का अभिप्रेरण विकास भी तीव्रता से बढ़ता है। दोस्तों हमें पूछा गया है यहाँ पे एकीकृत शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों एकीकृत शिक्षा क्या है? दोस्तों एकीकृत शिक्षा को 2001 में सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर लिया गया था। यह 1974 से प्रारंभ हुआ था, किंतु इसमें 1992 में संशोधन हुआ था और यह योजना 1997 तक संचालित हुई थी और इसे 2001 में सर्व शिक्षा अभियान में प्रारंभ कर इस योजना में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों एकीकृत शिक्षा योजना के बारे में हमने आपको बताया। अब देखते हैं एकीकृत शिक्षा में क्या क्या पॉइंट हैं जो बच्चों के लिए अपनाए गए थे। तो दोस्तों एकीकृत शिक्षा योजना की विशेषताएं हैं। यह शिक्षा जो है विकलांग बालकों को शैक्षिक अवसर में समानता और सुलभता उपलब्ध कराती है। क्या कराती है दोस्तों? यह विकलांग बच्चों को शैक्षिक स्तर पर समानता और सुगमता उपलब्ध कराती है। एकीकृत शिक्षा का लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो यह सामाजिक व सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु शैक्षिक प्रावधानों को बढ़ावा देता है। बच्चों को अपने दैनिक जीवन में कौशल व क्षमताओं के विकास में स्वतंत्र होने के लिए जागरूक करता है। विकलांगता का रहते निदान करने की कोशिश करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों की बच्चों में स्थापना करता है। यह हमारे एकीकृत जो बच्चे हैं उनके लिए यह उनकी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विशेष शिक्षा संबंधित है। पहला ऑप्शन है हमारा पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से। दूसरा ऑप्शन दोस्तों कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्य से। तो दोस्तों जो विशेष शिक्षा संबंधित है वह हमारी किससे है? वह हमारी कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से है। दोस्तों विशेष बालक कौन से होते हैं? जो बालक सामान्य बालकों की तुलना में पिछड़े हुए होते हैं या फिर ऐसे बालक जो आसानी से नहीं सीख पा रहे, उनमें बहुत सारी अक्षमताएं होती हैं। तो ऐसे बालकों को विशेष शिक्षा के तौर पर क्या दिया जाता है? शैक्षिक कार्यक्रम, ताकि वह कम योग्य छात्रों की जो है वह सामान्य बच्चों की तुलना में अच्छे से पढ़ सके लिख सके। तो दोस्तों विशेष शिक्षा संबंधित किससे है? कम योग्य छात्रों से शैक्षिक कार्यक्रम से। जो कम योग्य छात्र हैं उनके लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा शिक्षा पर अधिकार अधिनियम 2009 को एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो दोस्तों शिक्षा पर अधिकार अधिनियम 2009 जो है यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसमें दोस्तों शिक्षकों के लिए बहुत से नियम बनाए गए थे, बहुत से अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों शिक्षा पर अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक को क्या क्या दायित्व दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है हमारा पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा। दूसरा है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा और चौथा है दोस्तों हमारे पास उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षक के जो दायित्व हैं यह सभी दायित्व किसके हैं? यह आरटीई 2009 में दिए गए हैं। एक अध्यापक को उसे समय रहते जितना रहता है पाठ्यक्रम उसे पूरा करवाना पड़ेगा। यदि बच्चा 6वीं क्लास में है तो उसके सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराना पड़ेगा। विद्यालय में नियमित रूप से उसे उपस्थित होना पड़ेगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। ये सभी दायित्व शिक्षक को दिए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा समावेशी शिक्षा द्वारा, दूसरा है समाकलन द्वारा, तीसरा है मुख्य धारा में डालकर, चौथा ऑप्शन दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो किया गया है समावेशी शिक्षा के द्वारा। क्या दोस्तों? समावेशी शिक्षा के द्वारा बच्चों को लिए यह प्रावधान किया गया है कि वह निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा के द्वारा उन्हें शीघ्र अच्छे से क्या कर सके, अन्य बालकों की तुलना में समावेशित करके पढ़ा सके। दोस्तों समावेशी शिक्षा जो है उसका जो 2020 है
2020 की तुलना में के अनुसार 2030 तक समावेशी शिक्षा को पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और यह लक्ष्य किसमें रखा गया है दोस्तों? तो यह लक्ष्य हमारे एनईपी 2020 नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक समावेशी शिक्षा को पूर्ण रूप से लागू करना इसका उद्देश्य रखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य। तो कमजोर वर्ग के बालक हैं दोस्तों, उनके लिए क्या तात्पर्य है, मतलब कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है हमारा, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में, ऐसे अभिभावकों के बालक जिनकी वार्षिक आय कम हो। और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास में, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें पहचानना है कि कमजोर वर्ग के बालक कौन से होंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऐसे अभिभावकों से है, ऐसे बालक से है जो सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो ऐसे बालक क्या कहलाएंगे? ऐसे बालक कहलाएंगे हमारे कमजोर वर्ग के बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। पहला ऑप्शन है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए, पहला ऑप्शन समावेशी शिक्षा, दूसरा है दोस्तों समेकित शिक्षा, तीसरा है विशेष शिक्षा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा को लागू करना। तो समावेशी शिक्षा जो है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2030 तक पूरे जो विद्यालय हैं उनमें समावेशी जो शिक्षा है उसको पूर्ण रूप से लागू करना उद्देश्य हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। पहला ऑप्शन है हमारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, तीसरा ऑप्शन है हमारा 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए और चौथा ऑप्शन दोस्तों 5 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा 6 से 14 वर्ष के बालकों को। इसलिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि जो अधिनियम है हमारा जो अधिकार अधिनियम है 2009 आरटी एक्ट 2009, इसमें दोस्तों यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होगा और यह बच्चों का मौलिक अधिकार भी होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। हमारा दोस्तों आज का नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा अनुशासन पर, दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा अपने पहनावे पर, अर्थात शिक्षक के पहनावे पर, तीसरा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर और चौथा है पाठ्यक्रम पर। तो दोस्तों विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षक को ध्यान देना चाहिए बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। किस पर दोस्तों? व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर, अर्थात जो विशिष्ट बच्चा है उसकी जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उस पर ध्यान शिक्षक को देना चाहिए, ना कि अनुशासन पर, ना कि शिक्षक के स्वयं के पहनावे पर, ना ही पाठ्यक्रम पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर। दोस्तों आज की हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न था और यदि आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।